ऐसी बहुत रेयर सिचुएशंस आती हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम। आप पेपर में पढ़ते होगे, न्यूज़ में देखते होगे कि 30 साल से वांटेड आरोपी को पकड़ा, 25 साल से वांटेड आरोपी पकड़ा। एक नफरत की बातें हर जगह फैलाई गई, वायरल पोस्ट के वजह से दंगे फसाद हो गए। इतने वेल प्लान्ड मर्डर की हमें मरने वाले का मोबाइल फोन यूज करके बात करना, ऐसे डायरेक्शन पे मोबाइल को ले जाके वहां से 100-200 किलोमीटर दूर छोड़ना। People think that becoming an IAS officer is only dream of rich kids. जितने भी मतलब देश में IAS IPS सेलेक्ट हुए हैं, 95% एवरेज फैमिली वही लोग आते हैं, लेकिन वो हार्ड वर्कर होते हैं। आज की डेट पे ट्विटर पे कंप्लेन रजिस्टर्ड होती है और पुलिस डीएम पे रिप्लाई दे देती है उनको। तो 2-3 डिकेड्स में काफी चेंज अपने पूरे कंट्री में आया है। जब ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी अपने साथ चैलेंजेस भी लाई। गलती सिर्फ पुलिस की नहीं थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की भी थी। क्रिमिनल्स हैज नो बाउंड्री। यहाँ क्राइम किया भाग गए, वहाँ किए यहाँ भाग आए, तो सारे कलर मिलते हैं तो खाकी बनती है। तो फ्रॉम द चाइल्डहुड सर, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट पुलिस थिंग। जब भी मैं पुलिस को देखता था, एक गाड़ी के साथ 4 गाड़ी साथ में जा रही है। हम मूवीज़ में अक्सर देखा करते हैं कि कमिश्नर ने अगर कोई लॉ पास कर दिया है, उसने अगर कोई चीज़ पॉइंट सामने रख दिया है तो वो होगा ही होगा। बट बचपन में इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। व्हेन वी ग्रो अप, धीरे धीरे हमें समझ आता है कि या हाउ पुलिस थिंग वर्क्स। सो व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्हाट आर दोज पावर्स विच कमिश्नर हैव एंड वी डोंट नो अबाउट थिंग। कोई भी पुलिस फोर्स है, वो जो लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके ही दायरे में रह के अपना काम करता है। और जैसे हमारे यहाँ पे अभी नए, पहले पुराने कानून थे, अभी नए कानून आए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय जो है जिसको BNS बोलते हैं, पहले IPC होती थी, इंडियन पैनल कोड वगैरह। पहले इंडियन पैनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता थी, दंड देने का काम था। लेकिन अभी जो भारतीय न्याय संहिता मतलब हमारा जो विक्टिम है उसको न्याय देने के लिए जो नया कानून अभी पार्लियामेंट में पास हुआ, इसी तरह से एविडेंस कलेक्शन के लिए, कोर्ट प्रोसीजर, पुलिस प्रोसीजर के लिए। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हमारी कोई हम अलग से पावर एंजॉय करते हैं। उन्हीं दायराओं में जितना भारतीय संविधान के दायरे में रह के जो हमारी पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव को अपना असेंबलीज हैं, वो जो बनाती है, उसके अंडर भी हम लोग काम करते हैं। और उसमें हम लोग टाइम टू टाइम पब्लिक वेलफेयर के लिए, अच्छे लॉ ऑर्डर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को सुरक्षा के लिए बहुत सारे उसी के दायरे में रख के हम लोग अलग अलग नोटिफिकेशंस करते रहते हैं। जैसे कि आप देखते हो कई बार ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कि रात को 10 बजे के बाद ये नहीं करने का है, इतने लोग इकट्ठा नहीं होंगे, कोई ऐसा चीज़ लेके न हाथ में नहीं चलेंगे, कोई छुरी डंडा लेके नहीं चलेंगे बिना परमिशन, कोई ड्रोन नहीं उड़ाएंगे जो है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो कायदा के दायरे में रह के पुलिस कमिश्नर की जो अथॉरिटी होती है उसके हिसाब से हम लोग नोटिफिकेशन करते हैं और उसका फोर्स इम्प्लीमेंटेशन करता है जो है। तो लेकिन हमारा अलग से कोई पुलिस का या कभी इसका नहीं रहेगा, लेकिन उनके दायरे में रख के फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द गुड लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ओके, सो अगर मान लो अब कमिश्नर मैं बन चुका हूँ, पर मेरे को लॉकडाउन लगवाना है पूरी सिटी में, तो मेरे को CM से परमिशन लेनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए कि, और एल्स आई एम ओनली लाइक कमिटेड कि हाँ भाई मैं करवा सकता हूँ? नहीं, सत्ता तो करने की जो लॉ देती है वो आफ्टर ऑल डिसीजन तो यहीं से होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें पहले स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसका रिप्रिकॉशन अदर डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होने वाला, अदर शहर में क्या होने वाला, और कौन सी ऐसी घटना बनी है जिसके वजह से सारे डिसीजन हमको लेने पड़ेंगे जो है। तो जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट का जो गृह विभाग होता है, होम डिपार्टमेंट्स, उनके ही मार्गदर्शन पे हम लोग फील्ड यूनिट सब काम करती हैं। लेकिन आपने जैसा देखा, कोविड आया, कोविड में आने के बाद जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें लॉकडाउन में जाने का है। तो लॉकडाउन में जाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग को सूचनाएं दी गई, उसका पालन करते हुए हम लोग नोटिफिकेशन किया जी। हाँ, नोटिफिकेशन करने की सत्ता आफ्टर ऑल जो यहाँ पे पुलिस कमिश्नर की सिटी के लिए है, लेकिन वो गवर्नमेंट के गाइडेंस से कि किसके मर्यादा में रह के और जैसी यूनिफॉर्मिटी पूरे राज्य में रहे, उसके हिसाब से हमारा गृह विभाग जो होता है उसके अंडर में हम लोग रह के जो नोटिफिकेशन करते रहते हैं और फिर उस नोटिफिकेशन का अमलवारी करना। लेकिन साथों साथ ये देखना पड़ेगा कि ऐसी बहुत रेयर सिचुएशंस आती हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है जब ऐसा लॉकडाउन हो, भगवान न करे कभी हो, लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो उस समय होम डिपार्टमेंट के लीडरशिप में ये सारा काम किया जाता है। सर, पहले के टाइम पे इफ़ आई टॉक अबाउट 90s, पुलिस का नाम कोई भी सुनता था तो दिमाग में 2-3 इमेज आती थी कि लाइक डंडा, खाकी पहन के पुलिस के चक्कर या बहुत सारी फाइलें, ठीक है। बट नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी।
आज की डेट पे ट्विटर पे कंप्लेन रजिस्टर होती है और पुलिस डीएम पे रिप्लाई दे देती है उनको। इंस्टाग्राम पे उनको सिखाया जाता है रील्स बनवा के कि दैट या दिस इज द लेसन फ्रॉम द लास्ट 2-3 डेकेड्स हाउ पुलिस वर्क इज इवॉल्व्ड। कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं इस चीज़ पे सर? ये 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया था। जब 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसके बाद से जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये ब्रिटिशर्स ने लाया और 1861 में पुलिस एक्ट बना, जिसमें पुलिस की कामगिरी को डिफाइन किया गया कि पुलिस का कामगिरी क्या रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। ये 3 ड्यूटी से स्टार्ट होकर फिर फर्दर ड्यूटीज इसके अंदर ऐड होती गई है। तो उसके बाद जो उस समय पता रही इम्पीरियल जो साम्राज्यवादी पूरे अभिगम से जो अंग्रेज लोग काम करते थे, उस समय की पुलिसिंग कुछ अलग थी जो है कि फॉर द ओनली दे वर सर्विंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो है आज़ादी के बाद जो है धीमे धीमे अलग से इवॉल्विंग चालू हुई कि हमारा जो सोसाइटीज़ का इवॉल्व करना चालू किया। पुलिसिंग सिविल सोसाइटी में कैसे रहना है, पुलिस का रोल क्या रहेगा, वो चलता गया। लेकिन धीमे धीमे करते हुए लास्ट अगर हम 2-3 डिकेड्स में बात करें तो 2-3 डिकेड्स में काफ़ी चेंज अपने पूरे कंट्री में आया है। इनिशियली आज से करीब हम बात करें तो 15 साल 20 साल पहले जब ये सोशल मीडिया का इतना नहीं था, उस समय हार्डली जो अगर हम बात करें तो 98 हम लोग जब जॉब ज्वाइन किया 98 में आए यहाँ पे, तो 2000 उसके आसपास आपको पता है कि कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे जिसके अंदर कैमरा हो, सोशल मीडिया नहीं था जो है। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया वगैरह का चालू हुआ, अभी लोग घर बैठे बैठे ही कंप्लेन दे सकते हैं। घर बैठे बैठे ही हमको ट्विटर हो कि इंस्टा हो कि फेसबुक, उसके माध्यम से पुलिस के साथ वो जुड़ सकते हैं। EFIR कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है कि आप बैठे बैठे आप जो एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है आप EFIR कर सकते हैं। मतलब आपको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकली कोई किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पुलिस के साइट्स हैं, हमारा इंस्टा हो गया, हमारा ट्विटर हो गया, हमारी कंप्लेन के बहुत सारे साइट्स हैं और हमारी भी और गवर्नमेंट की भी, उस पर आप जाकर सीधे कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और इमीडिएटली आपको उसके ऊपर कार्रवाई का रिपोर्ट मिल सकता है। तो वो जो चीज़ें आती गई तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो फैक्टर था, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो धीमे धीमे कम होता गया, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस जो होता था पुलिस और पब्लिक का इंटरफेस वो भी धीमे धीमे कम होता गया। लोग अब आने की ज़रूरत नहीं है, लोग सीधे सीधे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करने लगे, उनका काम होने लगा। तो ये एक चैलेंजेस आ रहा है। तो वो जो पुलिस अपनी थी, जो यूज टू थी कि हमें किस तरह से जो है लोगों के बीच में रह के हमें फिजिकल कांटेक्ट बनाते हुए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए, उनके साथ जो 2-3 बात हम उनसे करते थे, कुछ हमको बताते थे, वो धीमे धीमे जो है इवॉल्व होके अभी इतना आ गया कि हमारी जो टेक्निकल विंग है, जो टेक विंग है, हमारी जो साइबर क्राइम विंग है, हमारा जो टेक्निकल विंग है, उनको बहुत हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। जब ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी अपने साथ चैलेंजेस भी लाई है। उसके बहुत सारे जो मिसयूज़र भी हैं, जो मिसयूज़ करते हैं, वो हरदम जो है लॉ ऑर्डर के लिए थ्रेट क्रिएट करते रहते हैं, पब्लिक को चीट करते रहते हैं, जो है लोगों का पैसा का साइफनिंग कर देते हैं। तो उस तरह के भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग वी आर ट्रेनिंग आवर सेल्फ टू डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है। राइट, मतलब एट सम एक्सटेंड इट्स गुड दैट पीपल आर कमिंग ऑनलाइन एंड गवर्नमेंट भी ऑनलाइन हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो फायदे हो रहे हैं। सर, देश के 2 प्रोटेक्टर हैं, एक बॉर्डर पर और एक बॉर्डर के अंदर। एक भारत माँ की रक्षा करता है दुश्मनों से, तो एक दुश्मनों से नहीं लड़के भी फिर भी देश के अंदर शांति बनाए रखता है। बात जब आती है रियल हीरो की, तो कहीं ना कहीं आर्मी को ज़्यादा सपोर्ट मिला जाता है, इंडियन पुलिस को करते हैं। सो व्हाट इज़ द लाइक मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन पुलिस एंड इंडियन आर्मी? पूरी अगर सिक्योरिटी की बात करें तो कंट्री की सिक्योरिटी, हमारे कंट्रीमैन की सिक्योरिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है सभी की। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। तो पूरा अगर सिक्योरिटी का सेटअप देखा जाए तो जो हमारे बॉर्डर्स को जो सिक्योर करते हैं, हमारी कंट्री को जो सिक्योर करते हैं, अदर जो ऐसे एलिमेंट जो कि कंट्री में या तो इन्वेजन का ट्राई करते हैं या ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे बॉर्डर जो असुरक्षित हो जाएं, तो हमारी जो सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, तो ये नो डाउट इतना एक्सेलेंट, दे आर डूइंग द एक्सेलेंट वर्क टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री जो है, वो उनके बोलते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अब उसके बाद जो देश के अंदर हम बात करें तो अभी हमें बाहरी दुश्मनों से तो हमें प्रोटेक्शन हमारी जो आर्म फोर्सेस कर रही हैं जो है, और अंदर के जो सिक्योरिटी इसको इंटरनल सिक्योरिटी करते हैं, जो ऑलमोस्ट एवरी डे पूरी जो भारतीय पुलिस, मतलब हर स्टेट की पुलिस और पैरामिलिट्री के मदद से जो हम लोग पूरा
डील करते रहते हैं। उसमें जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस इस तरह के हैं, जो हमारी पब्लिक है 145 करोड़ की जो पब्लिक है उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो सारा काम जो पुलिस करती है जो है। और वो दोनों में हम कंपेयर कभी कर नहीं सकते, क्योंकि उनका भी काम बहुत ग्रेट काम है ग्रेट काम है। और जो पुलिस का काम वो भी बहुत ग्रेट काम है जो है। आप अपनी देश की बात करें तो आपको पता है कितने लैंग्वेजेस बोलने वाला कंट्री है, मोर देन 3000 लैंग्वेज हम बोलते हैं जो है। हमारे बहुत सारे अलग अलग लोकल कल्चर्स हैं, बहुत सारे हमारे फूड हैबिट्स अलग अलग हैं। एक ही टाइम पे हमारा वेदर्स अगर देखा जाए तो लेह लद्दाख में स्नो गिर रही है तो हमारा केरला में जो अगर देखा तो वहाँ पे उसमें हीट वेव चल रही है, असम में बाढ़ आई हुई है, तो गुजरात में कई कई बार होता है कि बारिश कमी है। जो इस तरह के चारों वेदर हमको एक साथ इस देश में मिलता रहता है। और उसी तरह से इतना डाइवर्सिफाइड अपनी पूरी सोसाइटी है। उस सोसाइटी को हमें कैसे यूनिफाइड बना के रखना है और कंट्री फर्स्ट के हिसाब से हमें चलना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट है, इस हिसाब से चलना है। उसके लिए जो पुलिस काम करती है जो है वो अपने आप में नॉन कंपेरेबल जॉब है जो है। वो उन सभी को इकट्ठा करते हुए जो लॉ ऑफ द लैंड को अप्लाई करते हुए सारे लोगों को जोड़े रहती है। तो दोनों अपने जो चीज़ें दोनों अपनी अपनी जगह पे दे आर डूइंग द ग्रेट वर्क जो है। वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हमें आज आराम से हम लोग सोते हैं, आपको सब देखते होंगे कितने टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, हमारी सेनाएं जो उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देती हैं। फिर अंदर काम है कि अंदर जो हमारा रहता है, हम सारी भारतीय पुलिस, हम ही नहीं, जैसे महाराष्ट्र पुलिस है, गुजरात पुलिस है, यूपी, राजस्थान, एमपी, साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट, सारे स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के सारे, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ, देयर इज क्रिमिनल्स हैज नो बाउंड्री। यहाँ क्राइम किया भाग गए, वहाँ किए यहाँ भाग आए। तो हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, खाकी इज़ वन। खाकी हमारा एक ही है, इसका टॉप प्रायोरिटी है कि अपने लोगों के हमें प्रोटेक्शन देना और सुरक्षित रखना। इसलिए दोनों अच्छा काम कर रहे हैं जो है, और हम एक दूसरे को हरदम कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब लाइक बिकॉज जो स्टूडेंट रहता है ना सर, उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि भाई इंडियन पुलिस या इंडियन आर्मी, व्हाट शुड आई चूज आफ्टर 12th, बिकॉज बहुत सारे एग्जामिनेशन रहते हैं। बट आफ्टर दिस आंसर डेफिनेटली क्लैरिटी तो मिल गई हमको। नहीं, दोनों जो जिसकी जो चॉइस है वो एकदम चूज करना चाहिए, जिसमें जो टेम्परामेंट है वो सब एक ही, यूनिफॉर्म सर्विसेज सब एक ही है। हम लोग को जो सारी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, बस आपकी प्लेस ऑफ ड्यूटी अलग अलग है। हम अंदर सर्व कर रहे हैं, वो हमारे बॉर्डर से सिक्योर कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ वो सोचता है या तो आर या पार। सो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा एक इंसिडेंट था, ऐसा एक केस था जिससे आपकी रातों की नींद भी उड़ाई है, या तो आपको उसके थ्रू लाइफ चेंज हो गई हो और आपको उससे कुछ लेसन मिला हो, ताकि हम भी उसके थ्रू कुछ एक लेसन ले पाए? अब पुलिस का नौकरी तो ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज चैलेंज फॉर पुलिस जो है जी। हार्डली जो 150-100 लोग हैं, वो इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट कर देते हैं जो पूरा शहर के लिए भी थ्रेट हो जाता है, शहर को बदनाम करता है जो है। उनको आइडेंटिफाई करना इतने लोगों के बीच में, उन्हें 0.000 समथिंग % ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से क्राइम करते रहते हैं, लेकिन एकदम अननोन रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, फिर इस तरह क्राइम करते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो वीमेन एंड चिल्ड्रन की जो सेफ्टी है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, गवर्नमेंट की भी और पुलिस की भी जो है। हमारे लिए सबसे सेंसिटिव केसेस ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ जुड़े हुए केसेस होते हैं। तो कई बार ऐसे केसेस जब बनते हैं बच्चों के साथ, तो हम लोग का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जो है। राजकोट में पुलिस कमिश्नर था, वहाँ पे एक साथ 3 मर्डर होते हैं स्टोन मार के जो है, अलग अलग टाइम पे, 2-3 महीने के टाइम पे स्टोन से मार के जो है मर्डर होते हैं, एकदम अनडिटेड मर्डर, इतने वेल प्लान्ड मर्डर कि हमें मरने वाले का मोबाइल फ़ोन यूज़ करके बात करना, फिर ऐसे डायरेक्शन पे मोबाइल को ले जाके वहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर छोड़ना, और फिर वहाँ से क्रिमिनल जब पकड़ा गया तो उसके एकदम एंटी डायरेक्शन में उसका लोकेशन, तो वो गुमराह करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए करे। मॉर्निंग वॉकिंग लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के मर्डर्स होते थे 4 बजे 5 बजे, तो कोई जा नहीं पाता था जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। पूरी हमारी 80% पुलिस जो है सिर्फ पूरे नाइट में घूमती रहती थी कि कोई क्राइम नाइट में ना बन जाए। इतना टेरर जो है, पुलिस भी एकदम रहती थी, एकदम काफ़ी मतलब जिससे नींद हराम हो जाना, और पब्लिक भी परेशान रहती थी।
एंड इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई ऑल्सो। दूसरा, ऐसे समय में हमने देखा कि हमारी पूरी पुलिस, कांस्टेबल से लेकर सीनियर अधिकारी तक, जी। पुलिस कमिश्नर एज अ वन टीम जो है हम लोगों ने काम किया था। उसी का परिणाम रहा कि आरोपी 3 महीने के खूब मेहनत के बाद उसको हम लोग दूसरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा और ये सारे किलिंग्स बंद हुई, सजा हुई उसको जो है। लेकिन ये एक ऐसा केस था, मैं इसके लिए बार बार अपने प्रजा का थैंक यू इसलिए बोलता हूँ। ये इस 3-4 डेथ हो गई, जी। फिर भी हमारी पब्लिक ने हरदम पुलिस को सपोर्ट किया। तो हरदम मैं अपना प्रजा को हरदम बोलता रहता हूँ, हमारे लोगों को बोलता हूँ कि जस्ट कीप हैव पेशेंस, आप पेशेंस रखिए। पुलिस आपकी पुलिस है, हम लोग आपके बीच से ही आए हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं। तो हम लोग सब एक ही सोसाइटी के भाग हैं। आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना, हमने यूनिफॉर्म पहना, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो कोई भी चैलेंज आता है उसको हम लोग पूरा ही कर देते हैं। वो ग्रेट, आपने बहुत इजीली वे में ऐसा एक्सप्लेन कर दिया ये चीज़। एंड हाँ, मतलब लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, लाइक इफ़ पीपल आर बीइंग एग्रेसिव ऑन पुलिस, एट सम एक्सटेंट दे शुड नो कि वो हमारे बीच से ही आए हैं एंड वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही है। सो या दैट्स अ गुड थिंग। सर, नाउअडेज people think that becoming an IAS officer is only dream of rich kids, those who have nice coaching, उनके माँ बाप ने अच्छे पैसे खर्चे किए हैं और उन लोग ने अच्छी जगह से पढ़ाई की है। एंड इफ़ लाइक टॉक अबाउट अ नॉर्मल गाय हु इज़ कमिंग फ्रॉम द एवरेज फैमिली, उसके पास इतने फंड्स नहीं हैं, बट फिर भी क्या वो कमिश्नर बनने का सपना देख सकता है? किस वे में वो बन सकता है? लाइक व्हाट वुड बी द पाथ? पूरी जो हमारी सिस्टम है कंट्री का, जी। सारे एग्ज़ाम्स का जो है, तो इतना फ्री एंड फेयर सिस्टम है। जैसे आप जो बात करो, जो ऑल इंडिया सर्विसेज, ये जो 3 सर्विसेज बनाई गई, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ओके। इन तीनों में कैडर का अलॉटमेंट होता है। एक स्टेट्स दिए जाते हैं, तो अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। बाकी सर्विस एक स्टेट सर्विस होती है जो स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करती है, दे सर्व द स्टेट। दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्व करती है, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम, रेलवेज, आर्म फोर्सेस, फॉरेन सर्विस, इस तरह की चीज़ हो। तीसरी सर्विस होती है जो दोनों को सर्व करती है, स्टेट को भी और सेंटर को भी, वो ऑल इंडिया सर्विसेज हो, जिसमें 3 सर्विसेज हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये हमारे भारत देश के जो हमारी अखंडता के जो हम जिसको पितामह बोलते हैं, हमारे सरदार पटेल साहब जो है, उनका ये विज़न था कि इस तरह से कंट्री फर्स्ट फीलिंग रहे, उसके लिए सर्विसेज उन्होंने बनाई थी जो है। अब उसके बाद इस सर्विसेज की खासियत है, ये UPSC लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है दिल्ली में जो है, और इतनी फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम है जो है, एकदम सेट प्रोसीजर है। आपको जो इसमें वही आता है जो डिज़र्व करता है, और डिज़र्व वही करता है जो कि हार्ड वर्कर हैं, जो लेबोरियस हैं। इसमें कोई भी ना आपको रिच फैमिलीज आते हैं, एवरेज फैमिलीज आते हैं, या पुअर फैमिली के हैं, या रूरल एरिया के हैं, या अर्बन एरिया के, इसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। जितने सेलेक्ट होते हैं 95% लोग मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं जो है। जितने भी मतलब देश में IAS, IPS में सेलेक्ट हुए हैं 95% एवरेज फैमिली से, ओके। वही लोग आते हैं, लेकिन वो हार्ड वर्कर होते हैं। इसमें पैसे कोई रोल ही नहीं, आपको ही पढ़ना है, एग्जाम का सेट पैटर्न है, आपको पता है मैं ये तैयारी करनी है। एंड देयर इज लाइक नो लूप होल एज वेल कि भाई सेटिंग हो गया, ये हो गया, कोई सवाल है। अगर ये होता तो हम लोग कोई नहीं होता। अगर ऐसा होता एकदम पूरा एकदम 100% क्लियर, नॉट ओनली UPSC, हमारी स्टेट गवर्नमेंट गुजरात में भी जो अभी GPSC और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं जी, जो इसीलिए जब माननीय प्रधानमंत्री साहब जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट में से इंटरव्यू हटा दिया था। ओके। कि इंटरव्यू में ही लोगों को लगता है कि भाई पार्शलिटी, तो भी हटा दिया। आप फिजिकल दो, रिटर्न दो, आप पास हुए, यू आर सिलेक्टेड। ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है। तो अभी जितने भी लोग आते हैं हार्ड, हम लोग कोई नहीं देखते। जब कभी आपने देखा हो, कभी कोई लोगों ने कोशिश किया तो सब ऑफेंसर रजिस्टर होता है, सब पकड़े भी जाते हैं, री एग्जाम भी हो जाता है, क्योंकि इतना इंश्योर किया जाता है कि अगर आदमी गलत एंट्री कर गया तो पूरा सिस्टम में वो गलत ही करता रहेगा पूरा। इसीलिए 100% फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम है। और अगर मेरा फिर से मैं बोलता हूँ कि आई एम द विटनेस कि अगर ये होता, इसमें पैसा रुपया का कुछ होता, पार्शलिटी होती, तो बहुत सारे लोग, तो 95% लोग जो भी जॉब में हैं वो ना होते। 5% में इसलिए बता रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर के बच्चे भी होते हैं, वो भी बहुत मेहनत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो मेहनती होते हैं, इसलिए सेलेक्ट होते हैं। और सब अपने अपने मेरिट पे होते हैं। तो मैं एक ही चीज़ सभी को बोलना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं,
कि आप हार्ड वर्क करो, आप एकदम सही डायरेक्शन में करो। उससे पहले आप तैयारी देख लो। कई बार क्या होता है कि लोग तैयारी करते रहते हैं, लेकिन किधर तैयारी करें वो पता नहीं होता। आप पहले जस्ट अपने कोई सीनियर से मिलो, कोई ऐसे लोग से मिलो। आप कोचिंग जाते हो तो वो भी अच्छी बात है। आप एक दिशा नक्की कर लो कि दीज आर द सब्जेक्ट, हमको इधर जाना है, फिर आप मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी आपको। या दैट्स ग्रेट। या एंड देखा जाए तो हाँ, दिस इज़ द ओनली पॉइंट एंड रोड मैप अ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर। सर आजकल जब भी करियर का डिस्कशन होता है तो एवरीवन बी लाइक कि यूपीएससी दे दे या तो एसएससी भर दे। ताई जी की बेटी पिछले साल पास हो गई थी। अगर मेरे को पुलिस फील्ड में जाना है, सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल जहाँ पे मैं खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता हूँ इन द गवर्नमेंट सर्विस? अपॉर्चुनिटी जो है ना, स्काई इज द लिमिट। आज से 20 साल पहले कुछ अलग सिचुएशन थी। अभी किसी को अच्छा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, और इसके अलावा किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कोई पेंटिंग में इंटरेस्ट है। वो सारी फील्ड भी ऐसी हैं कि जो आपको एकदम इतना बड़ा आपको स्कोप देती हैं आगे जाने का जो। तो गॉड हैज गिफ्टेड वन गुड क्वालिटी इन एवरीबॉडी। जिस फील्ड में आप देखो ना, जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, कोई लेफ्ट हैंडर होता है, कोई राइट हैंडर, कोई बैट्समैन, कोई बॉलर, कोई अच्छा फील्डर होता है। एक ही आदमी सब चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन सब में कोई कोई क्वालिटी होती है। तो अगर अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से चलें तो वो ऑटोमेटिक जिस फील्ड में रहोगे सक्सेस रहोगे, सब में आपको जो है कैरियर बनेगा, नाम होगा। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब का बात है जो है, तो गवर्नमेंट जॉब फ्रिक्वेंटली आती रहती है, सारी गवर्नमेंट जॉब चलती रहती है। तो सभी जॉब का एक पैटर्न होता है कि इसके लिए आपको ये तैयारी करना है, दीज आर द सब्जेक्ट, ऐसे जाना है। तो अगर आपको जैसे मान लो कि पुलिस में आना या रेवेन्यू सर्विस में जाना, कहीं भी जाना, सभी के सेट वो आपके करिकुलम्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें आपको तैयारी लास्ट ईयर्स के जो बहुत सारे अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, जो पूछे गए पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट, अगर आप उसको तैयारी करें तो उसमें आपको हो ही जाएगा। लेकिन पहले आपको डिसाइड करना कि आपको अच्छा क्या लगता है। और आपको अच्छा लगता नहीं, लेकिन किसी और कहने से आप देखा देखी जिसको बोलते हैं ना, हाँ। कि मैं इसलिए आपको सारी क्वालिटी बता रहा हूँ कि कोई कंपेयर जो करने का है ना, कि उसने किया इसलिए मुझे करना है, उसने उसके इतने मार्क्स है इसलिए मुझे करना है जी। तो कंपेरिजन हरदम डिप्रेशन में ही डालता है जो है। आप कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं। यू आर द बेस्ट। आप मानो यू आर द बेस्ट। अपने भगवान ने आपको बनाया है तो कुछ अच्छी क्वालिटी दिया है आपको, वही मान के चलो और अपने किसी से कंपेयर नहीं करो। आपने जैसे कंपैरिजन अपने आप को डाला या आपको पेरेंट्स ने डाला तो वहीं से डिप्रेशन चालू हो जाता है। सक्सेस नहीं मिला, डिप्रेशन में हो गए। तो जो आपको लगता है आप करो। सर जैसा कि हम देखते हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए उसकी करेंसी से ज़्यादा सिटीज़न की ज़रूरत होती है। 2020 दिल्ली राइट्स में एक वायरल पोस्ट के लिए बहुत ही दंगे हो गए थे। इफ़ यू टॉक अबाउट उदयपुर मणिपुर केस, सो एक नफ़रत की बातें हर जगह फैलाई गई। एक वायरल पोस्ट के वजह से दंगे फसाद हो गए। गलती सिर्फ पुलिस की नहीं थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की भी थी। तो व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक सिटीजन्स आर नॉट अवेयर एंड उनको वो चीज़ निभानी चाहिए? हम सभी लोग जो है अपने सिविल सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी को अच्छी बनाने की जवाबदारी हम सभी की है, सरकार की भी है और पब्लिक की भी। सरकार मीन्स कि उनके जो अंग हैं, जिनके हम लोग जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम इतना इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा समाज में खूब पीस रहे जी, और अच्छे से लोग रहें, लॉ ऑर्डर का ठीक से पालन होता रहे और हर आदमी से सेफ सिक्योर फील करे और इन्जॉय करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली, अभी एक चैलेंज जब से सोशल मीडिया का आया तो उसको जो निगेटिव पहलू हैं, निगेटिव पहलू में एक कोई घर कहीं पर पूरे वर्ल्ड में बैठा बैठा एक फेक न्यूज़ डाले, ऐसी न्यूज़ डाले जिससे किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता हो, चाहे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो या किसी कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट हो, या किसी भी इंसिडेंट के बारे में नैरेटिव क्रिएट कर देना, या किसी और कंट्री का वीडियो ला के उसमें डाल देना। और उसमें वो तो एक एंटी सोशल आदमी अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जब कुछ लोग, सोसाइटी के कुछ लोग उसको सही मान के रिलेट करना चालू कर देते हैं और उसे कंटिन्यूसली पुलिस बार बार अपील करती है कि सब अफवाहों पे ध्यान न दें, आपको कोई तकलीफ हो तो आप इमीडिएटली पुलिस से कांटेक्ट करें, आप डायल 100 नंबर डायल करें, अब हमको बताएं, हमको उस चीज़ को डील करने दें। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह से निकल जाते हैं उस चीज़ों को लेके, इतना बात आगे हवा दे देते हैं, इतना बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फिर सोसाइटी डिस्टर्ब होती है जो है, और फिर मॉबिज्म चालू हो जाता है, मॉब निकलता है, आमने सामने होते हैं, फिर पुलिस एक्शंस होता है जो है। तो ये हम लोग के लिए हरदम एक चैलेंज रहा है। तो ये मैं, अच्छा कई बार क्या हुआ कि
ऐसे इंसिडेंट पे कुछ लोग निकले उनके बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया, पकड़े गए, अरेस्ट हुए, उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया, अरेस्ट हुए, जेल गए। बाद में जब पता चलता है कि ये जो पोस्ट थी वो फेक थी, जो है हाँ, जब फेक थी तो उनको खुद को रियलाइज़ होता है कि हम किसके चक्कर में हम जाके मर गए, पूरा कैरियर हमारा ख़राब हुआ। कि एक बार आप जेल जाओगे तो आपको पासपोर्ट में प्रॉब्लम होगी, सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम होगी, लाइसेंसेस में प्रॉब्लम होंगे, सब में प्रॉब्लम होंगे। लेकिन वो कब रियलाइज़ किया? जब जेल जाने के बाद जब पता चला कि फेक पोस्ट थी। उसी चीज़ को हम लोग बारम्बार बोलते हैं और हमें बहुत खुशी है कि इस बारे में अभी पब्लिक में अवेयरनेस भी आ रही है कि उनको टारगेट किया जाता है कि फेक पोस्ट के बदौलत, तो वो रिएक्ट ना करके पुलिस को बता दें, पुलिस बता दे। और हमारे पास भी जो टूल्स हैं, हमारे पास भी जो हमारी टीम है, वो इमीडिएटली वेरीफाई भी कर देती है कि ये वीडियो 2 साल पहले का है, ये यहाँ का नहीं है, अपने सूरत का नहीं है, इंडिया का नहीं है। वो हम लोग सीधे तक कम्युनिकेट कर देते हैं, सीधे हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसके ऊपर आके हम सीधे अपने को उनको बताते हैं और अपील भी करते हैं। इसलिए आप कभी भी देखें तो पूरे कंट्री में सारे पुलिस ऑफिसर्स जो यही अपील करते रहते हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप ध्यान ना दें, पुलिस अपना काम कर रही है। तो बस वही रिक्वेस्ट हम पब्लिक से करते हैं कि आप विश्वास रखें, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जो कि चाहती है, जो दिल से चाहती है कि हमारे समाज में सुख शांति रहे, जो है आप भी घर पे आराम से रहो, हम भी घर पे आराम से रहें। जो है पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि डिस्टर्बेंस होता रहे और हम भी परेशान रहे और पब्लिक भी हमारी परेशान रहे। तो इतना जो भी हम करते हैं वो सही चीज़ है। अभी हम भी अगर कोई चीज़ गलत बोलें या गलत मैसेज पब्लिक को दे तो वही पब्लिक आज इतनी हमारी इंटेलिजेंट पब्लिक है कि इमीडिएटली वो पकड़ लेगी कि ये रॉन्ग है, जो है वो सीधे रिएक्ट करती है। जो है तो हम जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे और इन फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पब्लिक बोलेंगे, गुड लॉ ऑर्डर के लिए बोलेंगे, और हम जो भी एक्शन लेंगे प्रजा के सुखाकारी के लिए, प्रजा के अच्छाई के लिए और सुख शांति के लिए। तो ये जो एक दूसरा दिल्ली आप दंगे बताए, मणिपुर की बताए, नॉर्थ ईस्ट के बताए, अपने यहाँ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरह से लोग फैला के डेलीगेशन निकलेगा, रैली निकलेगी और रैली कन्वर्ट हो जाएगी मॉब में, मॉब कन्वर्ट हो जाएगा वैंडलिज्म करेगा, फिर गुना दाखिल होगा, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, फिर सब आके अपने पास बैठेंगे कि गलती होगी माफ़ कर दीजिए। अब गलती क्योंकि आप लोग को बारम्बार बोला जा रहा था कि आप सोशल मीडिया पे ध्यान ना दें, अगर कहीं और किया है, कई बार ऐसी घटना बनती है, सत्य घटना भी हो सोशल मीडिया पे, लेकिन किसी और कंट्री का हो, उस कंट्री के लेके आप लेके निकल गए हो यहाँ पे उस चीज़ों को लेके, या किसी और राज्य का है उस चीज़ को आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, भाई आपको यहाँ से क्या मतलब। हम आपको ये बोलते हैं जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहाँ पे पुलिस डील कर ही रही, लेकिन उस चीज़ को यहाँ लाना कि कुछ लोग होते हैं जो चुनिंदे लोग होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएटर हैं, लेकिन दुख तब होता है जब उनके साथ दूसरे लोग भी जुड़ जाते हैं। तो हम लोग सभी को ये बोलते हैं कि हमें जितना अच्छा समाज रखेंगे, सोसाइटी रखें, उतने ही हमारे बच्चों का ग्रोथ होगा, उतना ही हमारा काम धंधा अच्छा होगा, उतने ही अच्छी व्यवस्था की वजह से बाहर के लोग यहाँ पे बिजनेस व्यापार के लिए आएंगे। तो हमें कोई ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिससे शहर का नाम खराब हो और आपके लड़के बच्चों का भविष्य भी ऐसे जगह पे बड़ा ना हो कि जहाँ भी इस तरह का माहौल आपने क्रिएट कर रखा है। तो ज़रूरी है कि आप पुलिस को कोऑपरेट करिए, अफवाहों पे ध्यान न दीजिए, मेरा यही हरदम सबको बोल। बिकॉज 100 जन के पीछे 100 जन और जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं ये रियलिटी है और जाके पुलिस पे हल्ला बोल देंगे या रॉयट्स फैला देंगे। सो दिस आर ऑल द बुलशिट एट द एंड। हर वर्दी एक कपड़ा नहीं होता, वो जिम्मेदारी होती है उसके पीछे करोड़ों लोगों के विश्वास के साथ। घर से निकलते ही रात के घर पे पहुंचने तक जब आप वो वर्दी पहनते हैं तो वो चीज़ आपको कैसे महसूस करवाती है, वो फीलिंग क्या होती है, एंड व्हाट आर दोज फीलिंग कि आप चाहते हैं कि हम एज अ यूथ वो कैरी करें इन फ्यूचर। जो खाकी होती है, खाकी सारे कलर को मिल के बनती है जी। खाकी का अपना अलग से कोई कलर नहीं होता, सारे कलर मिलते हैं तो खाकी बनती है। और ये खाकी वर्दी अपने आप में इतना प्राउड फीलिंग देती है, सभी को देती है जो पहनता है, और साथों साथ एक जवाबदारी भी देती है कि हमारी जवाबदारी है कि हमें अपने जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारा शहर है, उसको सेफ और सिक्योर रखने का जो है। तो जैसे आपको वर्दी है वैसे जवाबदारी भी आ गई, और इतनी ज़्यादा जवाबदारी रहती है कि हमारा द्वारा किया गया एक भी ऐसा एक्ट जो अगेंस्ट द लॉ हो या हमारा जो एथिक्स है उसके अगेंस्ट है, वो कितना ह्यूमन क्राई क्रिएट कर देता है सोसाइटी में जो है कि एक पुलिस वालों ने ये किया, एक पुलिस वालों ने ये किया। क्योंकि पुलिस से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी एक्सपेक्ट करती है पब्लिक, और गवर्नमेंट भी करती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम अगर खुद डिसिप्लिन नहीं तो दूसरों को डिसिप्लिन में कैसे लाएंगे जो है। तो उसके साथ साथ जो खाकी के साथ जवाबदारी इतनी बड़ी आती है जो है,
तो हमें बहुत खुशी की बात है कि आप देखिए तो इतना गौरवशाली ये डिपार्टमेंट है। इसमें जो भी हमारे आज जो पुलिस फोर्स हैं, जो सूरत शहर पुलिस के जो कांस्टेबलरी है, जो कि हमारे लगभग 90% टोटल पुलिस फोर्स का जो पार्ट है वो कांस्टेबलरी से लेके एएसआई तक है। ओके। उसमें से ऑलमोस्ट 95% लोग रूरल एरिया से आते हैं। वो हमारे साथ रूरल पुलिस फोर्स है जो शहर में रहती है और जो सिटीजन्स को अपना सिक्योर करती है। तो वो ट्रेनिंग के दरमियान हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि एथिक्स आपका हो, काम करने का आपका जैसे ढंग कैसा हो कि बदनामी ना हो। और हम लोगों ने देखा है जो है कि जब वो आदमी हमारा कांस्टेबल अपने गांव में जाता है, एज जब यूनिफॉर्म गांव में बोलते हैं भाई इनका बेटा पुलिस में है, तो जो उनके घर परिवार को भी जो प्राउड फील होता है कि हमारा बेटा पुलिस में है, सेम प्राउड वो भी फील करता है, क्योंकि बाकी लोगों से ज़्यादा उसकी गांव वाले रिस्पेक्ट करते हैं। गांव वाले उसको जो है गाइडेंस उससे लेने आते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम हम क्या करें जो है, तो इतना प्राउड फील करता है जो है। और वही प्राउड उसे काम में हम लोग को दिखता है जो है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखो तो इतना एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि चाहे टेररिज्म के रूप में हो या चाहे वो नारकोटिक्स के उसमें आए जो है, वो कंटिन्यूअस सोसाइटी को डिस्टर्ब करने में लगे रहते हैं। लेकिन यही पुलिस फोर्स विदाउट लाइमलाइट में आए हुए, अपने लाइमलाइट में आए हुए कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक 24/7 365 डेज वो कंटिन्यूअस ऐसे गुनहगारों के पीछे लगी रहती है। ओके। उनको ढूंढती रहती है कहाँ पे है, कौन किस तरह से आ रहा है। वो कभी आपको दिखेंगे नहीं ऐसे पुलिस वाले। वो काम करें घर जाएंगे। आप पेपर में पढ़ते होगे, न्यूज़ में देखते होगे कि 30 साल से वांटेड आरोपी को पकड़ा, 25 साल से वांटेड आरोपी पकड़ा। इसी साल मतलब टोटल हम लोग लास्ट ईयर से अगर देखें तो मोर देन 900 ऐसे क्रिमिनल हम लोग पकड़े जो कि 10 साल से ऊपर से वांटेड थे, जो पूरे कंट्री में अलग अलग जगह छुपे हुए थे। कोई भेष बदल के छुपा था, कोई जगह बदल के छुपा था, उनको जाके पकड़ के लाए और जो कोर्ट में हम लोगों ने पेश किया कि जो क्राइम करके भागे तो क्राइम को उन्होंने ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो वो जो पुलिस वाला है उसको इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि साल भर के मेहनत के बाद एक को भी पकड़ेगा तो उसको फील करेगा कि हमने कुछ काम किया जो है। तो ये यूनिफॉर्म सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि जब सितारे आपके ऊपर लगते हैं जो है शोल्डर पे, तो उतनी बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर आती है जो है। वो जवाबदारी निभाने के लिए ही हम लोग सारी टीम, खाकी मतलब पूरी टीम, हमारी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है। हम सारे लोग पुलिस हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, तो सब मिलकर जो पुलिस बनती है वही जो हमारी पूरी आइडेंटिटी है जो है। तो इसीलिए सभी को प्राउड फील होता रहता है कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे। और हम लोग हरदम इंश्योर भी करते हैं कि जो हमारा सबसे जो डिपार्टमेंट का पहली रैंक है जो कांस्टेबल की, वो भी अच्छा काम करता है, तो उसको भी हम लोग पब्लिकली उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उसका सम्मान मीन्स कि पूरे डिपार्टमेंट का सम्मान है जो है। उसको देख और लोग मोटिवेट होंगे और लोग काम करेंगे, ज़्यादा काम करने का मन होगा, ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब भाई आपका अगर रिकॉग्निशन हो रहा है, आपका काम को पब्लिक भी रिकॉग्नाइज कर रही है, मीडिया भी रिकॉग्नाइज कर रही है, डिपार्टमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको बूस्टअप मिल जाता है कि हम और अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए सभी के लिए ये खाकी का अपना एक अलग से गौरव ही है। खाकी का आप मूवी देखो जो ऑलमोस्ट जितनी मूवी देखेंगे तो पुलिस से रिलेटेड जितनी मूवीज होती हैं तो वो भी खाकी गौरव बढ़ाती हैं जी। या एट सम एक्सटेंट वी टॉक अबाउट सिंघम, तो सिंघम के इतने पार्ट निकले, विद दैट हमको पता चलता है कि महाराष्ट्र पुलिस उसमें बताया गया हमें किस तरीके से वो लोग प्राउड फील करते हैं। या दैट्स ग्रेट थिंग सर। देयर आर सम मिसकंसेप्शंस अराउंड पीपल फॉर इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लाइक हाउ आवर इंडियन जस्टिस वर्क। सो उस पर आपके मतलब थोड़े पॉइंट्स चाहिए हमें। नहीं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो अपना कंट्री का है उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें कोई क्राइम बनता है तो स्टार्टिंग होती है पुलिस स्टेशन से, ठीक है। तो पुलिस पहला स्टेक होल्डर हुई कि हम पकड़ते हैं आरोपी, लाते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, चार्जशीट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो प्रोसिक्यूटर का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, मतलब सरकारी वकील जो प्रोसिक्यूट करने के लिए कोर्ट में हमारी तरफ से जो है जो आर्गूमेंट्स और कोर्ट में करने होते हैं वो करते हैं। अपना ऑनरेबल कोर्ट्स हो गए जो है, जो अपना न्यायालय है, एक वो स्टेक होल्डर्स हैं जो है। तो लॉ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो है, ये सारे लोग स्टेक होल्डर हैं। इसमें सभी का रोल अलग अलग डिफाइंड है। पुलिस का रोल इतना है कि क्राइम रजिस्टर करके डिटेक्ट करके आरोपी को पकड़ कर चार्जशीट करना, उसको कोर्ट में, वो हमारा वहाँ तक रोल आता है। उसके बाद हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं सरकारी वकील, वो इन केसों को अच्छे से लेके पूरी एविडेंस को देखते हुए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। फिर कोर्ट जो उसके बाद जो ट्रायल चलाती है एज पर द एविडेंस, फिर कोर्ट का जो जजमेंट आता है। फिर लॉ डिपार्टमेंट होता है कि हमें
अपील करना है कि नहीं है, अब कोर्ट में क्या करना वो अलग अलग होता है। तो सभी लोग करते रहते हैं। तो इसीलिए पहले क्या था कि हमारा जो एक्ट था, जो आईपीसी, जैसे मैंने बताया आपको, सीआरपीसी थी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे जो दंड आरोपी को दंड देने के लिए था। अभी जो भारत सरकार ने चेंज किया, बीएनएसएस जो भी से चेंज किया, भारतीय न्याय संहिता, वो न्याय में ले गए कि अब हमको विक्टिम को न्याय देने का है। कई बार आरोपी को दंड तो दे दिया, लेकिन कई बार होता है कि विक्टिम को लगता था हमें न्याय नहीं मिला। तो न्याय कैसे उसको मिले, उसके लिए बहुत प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया। और ये बदलते भी हैं विद द टाइम, जस्टिस वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ मतलब पार्लियामेंट से वो एक्ट्स बनते रहते हैं जी। उसको कैसे सिंप्लीफाई करके, कैसे विक्टिम ओरिएंटेड, पब्लिक ओरिएंटेड किया, कैसे पुलिस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, टाइम फ्रेम बनाया गया, कितने टाइम फ्रेम आपको ये करने का है, इतने टाइम फ्रेम में आपको पब्लिक को बताने का है कि आपका इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है, जो है आप कैसे पब्लिक के साथ कनेक्ट रहेंगे। वो सारी चेंजेस अभी आए जो लास्ट 1 जुलाई से हम लोगों ने, 24 जुलाई से एक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन हो गए हैं सारे पूरे देश में, जो है। तो अभी क्या है, जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सभी का रोल है। लोगों को जनरली क्या लगता है कि पुलिस ने पकड़ा और जाने दिया, या पुलिस ने पकड़ा जाना, ऐसा नहीं है। अब एक्ट के हिसाब, जैसे अभी 7 ईयर से कम पनिशमेंट का कोई क्राइम है तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। हम पहले करते थे, अभी नहीं कर सकते। हम उनको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस देने के बाद प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन पब्लिक के मन में क्या आता है, पुलिस पकड़ के छोड़ दिया, पुलिस ने जाने दिया। हाँ, वो नहीं, वो एक्ट जो नए आएंगे उसमें पब्लिक को काफ़ी सेफ्टी भी प्रोवाइड की गई। जो पुलिस की लोग लगता था पुलिस ज्यादती करती है, उस चीज़ों को भी उसमें एड्रेस किया गया इशू को, जो है। तो लोग भी अब ये एक्ट धीमे धीमे जैसे अवेयरनेस आती जाएगी, उनको लगेगा कि पुलिस का जो एक रोल है, उस रोल का लिमिटेड रोल है। हम किसी को सजा दिलाने का काम नहीं कर सकते, बल्कि हम गुनहगार को कोर्ट तक ले जाने का काम हमारा है जी। फिर कोर्ट में एविडेंस के हिसाब से चलेगा, जो है। और हमारा जो अरेस्ट करने की पावर थी पुलिस को, हर चीज़ में अरेस्ट कर लेने का, ऐसा नहीं है, जो है। हम भी एक रूल से बंधे हुए हैं, रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। तो कभी पब्लिक को ऐसा लगता है ला के जाने दिया, ऐसा नहीं है। उस एक्ट को हम लोग फॉलो करते हैं कि किस केस में हमारे अरेस्ट की पावर है, किस केस में नहीं पावर है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे मैंने बताया, और रेस्ट एश्योर कि अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके आने वाले समय में आप रिजल्ट देखेंगे, जो है कि कितने जो गुनहगार हैं उनके ऊपर कितनी ज़्यादा जो कायदा का जो डंडा पड़ने वाला है। दैट्स ग्रेट, बिकॉज इससे क्लैरिटी मिलेगी ना। मतलब आज कोई भी जो ये पॉडकास्ट देख रहा है सर, दे विल कम टू नो अबाउट थिंग्स कि हाँ, जस्टिस सिस्टम सबके लिए इक्वल है, देयर इज़ नो पार्शलिटी हैपनिंग इन द डिपार्टमेंट। दैट्स ग्रेट सर। मुझे ना बचपन से बड़ी बड़ी गन देखना, तोप्स देखना, कैनन बहुत अच्छा लगता था। सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। आज जैसे कि कोई मंत्री जा रहा है, उसके बाजू में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली Z+ सिक्योरिटी या पैरामिलिट्री फोर्स। सो सर, ये कौन सी चीज़ें हैं, मतलब पर्टिकुलरली पुलिस डिपार्टमेंट में आती है, हाउ दिस थिंग वर्क्स? जनरली क्या, तो हमारे जो VIPs को हम लोग सिक्योर करते हैं, उसके लिए अलग अलग उनके थ्रेट के हिसाब से जो है XYZ Z+ कैटेगरीज बनाई गई हैं जी। वो उसी हिसाब से कंपोनेंट हम लोग देते हैं, जिससे हमारा VIP सिक्योर है। VIP की सिक्योरिटी जो होती है, बहुत बड़ा मैसेज भी है कि अगर हम अपने जो टॉप फंक्शनरीज हैं उनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँ तो भी इट गिव्स वेरी रॉन्ग मैसेज, जो है। हमको अपने जो भी गवर्नमेंट है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारे हायर अप्स होते हैं, उनको भी सिक्योर करने की जवाबदारी हमारी है। ये उनके लिए कोई स्टेटस इशू ऐसा नहीं होता कि बहुत स्टेटस, लोगों को मन में लगता है इतना स्टेटस इशू है, ऐसा नहीं है, जो है। उनको सिक्योर करना ऐसे जरूर है जैसे कि वो अच्छी से फंक्शनिंग भी जो काम है वो कर सके, जो है। आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से तो एक उसमें जैसे BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो हमारी बॉर्डर को सिक्योर करती है। जितने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जो LOC होती है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर आर्मी भी रहती है और BSF भी रहती है। लेकिन बाकी जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो बॉर्डर्स हमारे हैं वो BSF हमारी सिक्योर करती है। एक होती है SSB होती है, SSB सशस्त्र सीमा बल जो होती है, वो भी अमुक जैसे नेपाल बॉर्डर वगैरह हुआ, तो दूसरे बॉर्डर हुए तो उनको सिक्योर करती है SSB, जो है। फिर एक ITBP हो गया, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो हमारा जो तिब्बत और चाइना बॉर्डर होता है उसको ये फोर्स सिक्योर करती है। और उसके अलावा फिर जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गई, रेलवे को प्रोटेक्ट करती है, जो है। फिर हमारी उसके बाद जो है NSG हो गई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हो गई, जो एंटी टेरर हमारी एक स्पेशलाइज्ड विंग है,
जो उसको जो कभी टेरर होस्टेज सिचुएशन होती है तो ये हमारी एनएसजी उसको डील करती है जो है पूरा। तो इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज बनाई गई हैं कंट्री को रिक्वायरमेंट को देखते हुए। और ये सारे लोग जो CISF हो गए, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो एयरपोर्ट को सिक्योर करती है, बड़ी बड़ी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो मतलब मैटर करती है कंट्री के लिए, उनको ये लोग सिक्योर करते हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी मतलब सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और यंगस्टर्स को ज्वाइन भी करना चाहिए जो है। और सेम हमारी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, ये इनका दोनों काम करते हैं। ये हमारी जब ज़रूरत पड़ती है तो एंटी टेरर ऑपरेशन में भी यूज़ होती हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जब ज़रूरत पड़ती है उनको भी मदद करती हैं। तो ये सारी फोर्सेस मिला के जो पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और हमारी आर्म फोर्सेस, भारतीय सेना, ये सब मिल के कंट्री को बाहर अंदर सब सिक्योर करती रहती है। Okay, that's a wonderful answer to end this podcast, sir. Thank you so much. थैंक यू।